आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम एक नया एडिटोरियल आर्टिकल लेके आए हैं। ये थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड है, थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड है। काफी अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में क्वालिफाई करता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है और बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन अपने ऑथर ने इस पैसेज में रख रखे हैं। तो इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितना डिफिकल्ट कैटेगरी में एक्चुअली है ये। आप चाहो तो इसका पहले एक बार पीडीएफ देख सकते हो, वहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। अदरवाइज हम साथ में भी पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका हमारा डिट्टो वैसे ही चल रहा है अभी। ये आपके सामने पूरा पैसेज है, इसको हम पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। आखिरी में टोन, टाइटल, थीम बेस्ड क्वेश्चंस हैं और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ में भी मैंने ये सारी वोकैबुलरी शेयर कर दी है। ये जो वोकैबुलरी की मीनिंग है ये पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में है। पार्ट ऑफ स्पीच लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि आपको अभी वोकैबुलरी पे फोकस करना है। पार्ट ऑफ स्पीच वो सेंटेंस टू सेंटेंस वैरी करती रहती है, इसलिए उसका लोड अभी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं डिस्कशन अपना। ऑपरट्यून मोमेंट ऑन द अपटिक इन जीएसटीज रेवेन्यू। एक बड़ा ही फेवरेबल सा मौका आया है और बात करी जा रही है इंक्रीज किस चीज में, जीएसटी के रेवेन्यू में। जीएसटी आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसमें रेवेन्यू उसकी जो हुई है, टोटल इनकम हुई है, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में बात करी जा रही है। डिस्पाइट अ माइनर डिसलेरेशन जीएसटी इनफ्लोज क्रिएट रूम टू एक्सपेडाइट टैक्स रेट्स रिजेक्ट। थोड़ा सा धीमा होने के बाद, गति धीमी होने के बाद भी जीएसटी इनफ्लो में इतना रूम है कि जो टैक्स रेट का रीजिग है यानी रिस्ट्रक्चरिंग है, रीअरेंजमेंट है, उसको हम और तेज कर पाए। यानी कि जीएसटी का जो रेट है उसको चेंज करने के लिए प्रोसेस को आप तेज करिए, ऐसा कहा जा रहा है। जीएसटी revenues have clocked an 11.3% growth in the first 5 months of 2022 to 2023 with an average monthly kitty of rupees 1.66 lakh crore up from about rupees 1.5 lakh crore last year। कह रहा है जो जीएसटी रेवेन्यू है वो बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 11.3% से बढ़े हैं। उन्होंने ग्रोथ दी है। कब दी है? पहले 5 महीनों में दी है, 2022-23 से 2024 तक, यानी अप्रैल 2023 से मार्च 2024 वाला जो ईयर, फाइनेंशियल ईयर जिसको फिस्कल ईयर कहते हैं, वहां पे जिसमें एवरेज मंथली किटी रही है, यानी एवरेज मंथली जो फंड रहा है पैसे का, वो रहा है 1.66 लाख करोड़, जो पिछले साल के 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। दिस अपटिक, ये बढ़ोतरी, bolstered by the record 1.87 lakh crore collected in April was slightly higher at 11.5% in the first quarter। कह रहे ये जो बढ़ोतरी हुई है ये bolstered हुई है, strengthened हुई है, किस चीज से? एक नए रिकॉर्ड से जो कि हुआ है 1.87 लाख करोड़, जो कि अप्रैल में कलेक्ट हुआ था। यानी जो 5 महीनों की बात हो रही है यहाँ पे, ये फर्स्ट 5 मंथ है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसमें जो अप्रैल में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से ओवरऑल एवरेज बढ़ा है, जो कि एवरेज 11.3 से ज्यादा था, 11.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल में जून। ओवर जुलाई टू अगस्त दैट ग्रोथ हैज स्लोड डाउन टू 10.8% एंड 10.76% रिस्पेक्टिवली। जुलाई और अगस्त में ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई, 10.8 और 10.76 हो गई, मार्किंग द स्लोएस्ट राइज सिंस जुलाई 2021। यानी कि जुलाई 2021 के बाद से बढ़ता तो रहा लेकिन इतनी कम बढ़ोतरी नहीं हुई, इससे ज्यादा ही हुई है। इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इन कंप्लीट टोटल टर्म्स, रेवेन्यूज इन अगस्त pertaining to transactions done in July were at 3-month low of rupees 1.59 lakh crore from a 3-month high of 1.65 lakh crore in July। कह रहे कि अगर हम प्रॉपर अमाउंट में उसकी बात करें, परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट टर्म में बात करें, यानी कि टोटल कंप्लीट वैल्यू के टर्म में बात करें, तो जो अगस्त का रेवेन्यू है ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, जुलाई में 3 महीने में काफी स्लो रहा है, वो था 1.5 लाख। कंपेयर करें 3 मंथ हाई से, वो जो रहा है 1.65 लाख करोड़ जुलाई में। ऑन अ डिसएग्रीगेटेड बेसिस, यानी सेपरेट अगर आप देखा जाए, सेपरेट बेसिस पे देखा जाए, रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट्स रोज अबाउट 3% इन अगस्त आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप सेपरेटली देखोगे तो जो गुड्स इंपोर्ट हुए हैं उस पर जो जीएसटी लगा है वो 3% बढ़ गया है अगस्त में, जबकि इसके पहले के 2 महीने में यानी जून जुलाई में कॉन्ट्रैक्शन था, यानी कि रेवेन्यू कम हुआ था। कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ गया था, श्रिंक हो गया था, रिड्यूस हो गया साइज में। इंडिकेटिंग सम रिकवरी इन डिस्क्रिशनरी डिमांड, यानी कि कुछ नॉन कंपलसरी और वॉलंटरी डिमांड जैसी कोई चीज होगी
उसमें कोई रिकवरी हुई है। However, revenues from domestic transactions and service imports rose 13.8%, slower than July's 15.1% growth। ये कह रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट की बात नहीं, डोमेस्टिक की बात कर रहा है, वो बढ़े 13.8%, जो कि जुलाई से थोड़ा सा कम था। हम लोग बात कर रहे हैं अगस्त की। द फेस्टिव सीजन कुड फ्यूल सम ग्रोथ फ्रॉम बोथ रेवेन्यू सोर्सेज। जो आगे फेस्टिव सीजन आने वाला है, हो सकता है कि उसमें हमारा ग्रोथ का इंप्रूवमेंट हो, ग्रोथ की चांसेस हैं। किसमें? दोनों ही रेवेन्यू सोर्सेज में, यानी इंपोर्ट वाले में भी और डोमेस्टिक वाले में भी। ये डॉट 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 जो मैंने लगाया है, मैं क्लैरिफाई कर दूं क्यों लगाया है। इसका मतलब है कि आने वाला जो सेंटेंस है वो इसी पैराग्राफ का पार्ट है, पैराग्राफ चेंज नहीं हो रहा है अगर स्लाइड चेंज हो रही है तो। बट द रिसर्जेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन may skew the momentum towards items preferred by high-income households, as those with weaker incomes grapple with the pronounced price rise across food items by cutting back other spends। ये छोटे से सेंटेंस में थोड़ी बड़ी सी बात कर दी है, इसको मैं ध्यान से समझाना चाहूंगा। समझना, यहाँ पे थोड़ा सा जो मिडिल क्लास इंसान होता है, जब उसके पास थोड़े से पैसे बचते हैं एक्स्ट्रा, तो उन चीजों पे खर्च करता है जो हाई क्लास इंसान जिस जगह पे खर्च करता है। मान लो आप ठेले पे चाउमीन खाते हो, जैसे मेरे जैसे हो, आप ठेले पे चाउमीन खाते हो, कभी आपको कुछ सेविंग्स एक्स्ट्रा हो गई तो आपने सोचा आज कहीं हम लोग रेस्टोरेंट बैठ के चाउमीन खाते हैं, ठीक है, नूडल्स खाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, हाई इनकम प्रोडक्ट हो गया वो। तो ये कह रहा है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, रिसर्जेंस ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जब इन्फ्लेशन वापस आ गया, फिर से रिवाइवल हो गया उसका, तो वो मोमेंटम को स्क्यू कर देता है, वो इस स्ट्रेंथ को हिला देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। किस तरफ हिला देता है? कि ये जो हाई इनकम हाउस होल्ड जो खर्चे करते हैं, वो मिडिल क्लास जो वो खर्चा करना चाहता है उस साइड, वहां वो करना बंद कर देता है। वो नूडल्स खाने के लिए पैसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो अपनी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। कौन? मिडिल इनकम वाला, यानी कि मिडिल क्लास इंसान। तो ये इतनी सी बात में ये बड़ी सी बात भी कहता हुआ चला गया सेंटेंस। आगे, द सल्यूटरी इफेक्ट ऑफ मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग फॉर फर्म्स विथ एन एनुअल टर्नओवर ओवर ₹5 crore excising loose ends in the tax trail will be visible in this month's revenues। कह रहा है कि एक बेनिफिशियल इफेक्ट हुआ है किस चीज का? मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग का। इनवॉइसिंग मतलब होता है बिल काटना, तो ई इनवॉइसिंग हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिकली बिल काटना फर्म के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ है। टर्नओवर 5 करोड़ का मतलब है जिनका रेवेन्यू 5 करोड़ से ज्यादा है। इनकम की बात नहीं हो रही है, कि प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, बोल रहे 5 करोड़ मिल रहा है उनको, प्रॉफिट की बात यहाँ नहीं करी आ रही, मतलब 5 करोड़ का सामान बेचा है उन्होंने। एक्साइजिंग लूज एंड्स इन टैक्स ट्रेल, कि जो जो जगह पे आप टैक्स नहीं ले पा रहे थे वहां भी आप टैक्स ले रहे हो, इन द सेंस कि जो बच जा रहा था। विल बी विजिबल इन दिस मंथ्स रेवेन्यू, तो इन दोनों का इंपैक्ट हमें इस महीने के रेवेन्यू मिलेगा। कौन सा महीना? सितंबर वाला, क्योंकि अगस्त तक का डेटा आ गया। बट द फेस्टिव इफेक्ट वुड ओनली बी डिसर्नेबल 2 months फ्रॉम नाउ। जो फेस्टिवल का इफेक्ट आएगा रेवेन्यू पे, किस चीज पे? रेवेन्यू पे, इनकम जनरेट जो होगी सरकार की जीएसटी से, वो तभी दिखाई देगी। कब? आज से 2 महीने बाद। Yet the overall trajectory of GST revenues, boosted by a crackdown on invasion and fake registrations, is buoyant and should dilute concerns about underwhelming collections in initial years of the tax। कह रहा है कि इसके बावजूद जो ओवरऑल ट्रैजेक्टरी है, जो ओवरऑल डायरेक्शन है जीएसटी रेवेन्यू का, वो क्या है? इज बॉयंट, वो पॉजिटिव ही है कहीं ना कहीं। और जो हमारे कंसर्न्स हैं कि कलेक्शन अच्छे होंगे कि नहीं, उसको डाइल्यूट कर देता है। हमारे कंसर्न्स है, मतलब हमें टेंशन है किसी चीज की, वरी है, उसको डाइल्यूट कर रहा है, मतलब उसको कम कर दे रहा है कि कलेक्शन अच्छे नहीं होंगे, इस कंसर्न को हटा दे रहा है। बूस्टेड बाय अ क्रैकडाउन ऑन इन्वेशन एंड फेक रजिस्ट्रेशन, ये बता रहा है कि क्रैकडाउन हुआ है किस चीज पे? क्रैकडाउन को आप क्या कहोगे? कि रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, कि जो इवेजन हो रहा है, जो लोग अवॉइड कर दे रहे हैं, डॉज कर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या फेक रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, उससे जो क्रैकडाउन हुआ है, उसको जो पकड़ा जा रहा है उसको, उसकी वजह से जीएसटी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। Moreover, it offers a window to simplify and rationalize the complex multiple rate GST structure as mooted by the GST Council in 2021। उसके ऊपर से ये एक विंडो देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम सिंप्लीफाई कर पाएं और इसको सेंसिबली अप्लाई कर पाएं, कि ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रेट जीएसटी स्ट्रक्चर है, कि कहीं 5 लग रहा है, कहीं 12 लग रहा है, कहीं 18 लग रहा है, कहीं 28 लग रहा है, इसको चेंज कर दिया जाए। और ये जो
आइडिया दिया था, किसने दिया था? जीएसटी काउंसिल ने दिया था 2021 में। लास्ट ईयर द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिकेटेड द रेट रिजिग विल हैव टू वेट टिल इन्फ्लेशन सबसाइड्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पिछले साल क्या कहा था कि जो रेट का रिजिग है, रिस्ट्रक्चरिंग है, जो 5, 12, 18, 28 चल रहा है, इसको जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसको वेट करना पड़ेगा जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। This year, it signaled the rationalization plan will stay in deep freeze even before the recent price spike. इस साल मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि जो नया वाला प्लान है कि हम इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देंगे, उसको भी डीप फ्रीज में कर दिया, उसको रोक दिया और रिसेंट प्राइस स्पाइक के अंतर्गत। अ मिनिस्टीरियल ग्रुप GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स tasked with recommending a new rate structure is yet to be reconstituted. एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात चल रही है, जो नया स्ट्रक्चर हमें रिकमेंड करेगा अभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ नहीं है, उसका इंतजार किया जा रहा है। इवन इफ पॉलिटिकल बैंडविड्थ फॉर द बिग GST रीसेट इज लिमिटेड एंड द सेंटर में वांट टू पिच इट एज अ प्रॉमिस टू वोटर्स फॉर द नेक्स्ट लोकसभा, वेटिंग दैट लॉन्ग विद हर्ट ग्रोथ पोटेंशियल। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इतना कैपेसिटी है कि हम जीएसटी को रीसेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेड भी है कि हम जीएसटी को रीसेट कर सकते हैं नए रेट से, और साथ ही साथ अगर सेंटर ये चाहता है कि हम इस प्रपोजल को लोकसभा में इलेक्शन में एक एजेंडा लेके चलाएं, तो ऑथर कह रहे हैं कि इतना वेट करने से इस पूरे ग्रोथ पोटेंशियल पे हार्म पहुंचेगा। If done deftly, tax rate changes could also aid the battle against inflation in items of interest for the common man. अगर हम इसको अच्छी तरह से किया जाए, इस टैक्स रेट वाला जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है, रीजिग की बात चल रही है, अगर अच्छी तरह से समझदारी से स्किलफुल तरीके से किया जाए तो वो हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को बैटल करने में, जो कि आम आदमी के हित में होगा। इन एनी केस दिस विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज, so the dialogue with states must be continued by reviving the GOM group of ministers rather than starting afresh a year later. तो किसी भी हाल में इन एनी केस ये एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज होगी कि हम जीएसटी को रिजेक्ट करें, इसलिए जो कॉन्वर्सेशन है स्टेट से उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। कैसे कंटिन्यू रखना चाहिए कि हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जल्दी से रीइंस्टेट करें, रिवाइव करें, रीस्टेट करें, इससे रादर देन कंपेयर टू किस चीज से कि हम अगले साल एक नई शुरुआत करें, इस बारे में बात करी है। तो अगर आप ओवरऑल इस पैसेज को देखोगे तो आइडिया ये लगेगा कि पहले स्टार्टिंग में बताया गया कि किस तरह रेवेन्यू चल रहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ रेवेन्यू में, फिर बताया कि कैसे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और किस तरह से इंक्रीज हो सकता है, और साथ ही साथ ये कहा कि अगर जीएसटी की स्ट्रक्चरिंग चेंज कर दी जाए तो उसे इन्फ्लेशन में हेल्प मिल सकती है, जो कॉमन मैन के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टैब्लिश्ड एज अ डोमिनेंट टोन इन द पैसेज। ये एकदम बढ़िया वाला स्टार वाला क्वेश्चन है ये, इसका थोड़े ऑप्शंस मैंने डिफरेंट बनाए हैं अब की बार, जैसे कि आपके अंडरस्टैंडिंग को और हेल्प मिल पाए। ध्यान से देखना, इलेशन एंड जुबिलिएशन, अपैथी एंड इंडिफरेंस, कॉशियस ऑप्टिमिज्म एंड कंसर्न, फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट। ये नॉर्मल ऑप्शन से थोड़े से डिफरेंट बनाने की मैंने कोशिश करी है, हर वीडियो में नहीं होगा, इस वाले में किया है मैंने, बट फिर भी अपना आंसर को अप्रोच करने का तरीका क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब आप बताओ आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पैसेज में पॉजिटिव बात हुई थी, नेगेटिव बात हुई थी, न्यूट्रल बात हुई थी। तो पॉजिटिव की बात थोड़ी बहुत हुई थी कि हाँ भाई रेवेन्यू जो जीएसटी का हुआ है इस बार रिकवर करना शुरू किया है, ठीक है, हमने पॉजिटिव पकड़ा। क्या नेगेटिव हुआ था? तो थोड़ी नेगेटिव बात भी उसमें करी गई है कि यहाँ पे जो रेट रिशफलिंग नहीं करी जा रही है उसमें थोड़ी सा इशू है, तो नेगेटिव बात भी करी गई है। क्या न्यूट्रल बात करी है? न्यूट्रल बात बहुत ज्यादा नहीं करी है, बट एक दो सेंटेंसेस में मेंशन हुआ था, इसलिए इसको इतना मेजर तरह से नहीं लेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पॉजिटिव बात भी करी गई, नेगेटिव बात भी करी गई है। फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है, सेकंड हाफ में थोड़ा नेगेटिव सा टोन है। अब बताओ, इलेशन एंड जुबिलिएशन यानी कि बहुत खुशी और बहुत ही सेलिब्रेटरी तरह से चीजें बात करी जा रही है, तो ये बात तो नहीं है। अपैथी एंड इंडिफरेंस मतलब कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम कोई इमोशन ही नहीं है इस टोन, ऑथर के टोन में, तो ये भी बिल्कुल बात नहीं कह रही है। कॉशियस ऑप्टिमिज्म एंड कंसर्न, कॉशियस ऑप्टिमिज्म में देखो तीन वर्ड आ गए, कॉशियस टोन है, ऑप्टिमिज्म भी है और कंसर्न भी है। कंसर्न हो गया नेगेटिव, ऑप्टिमिज्म हो गया पॉजिटिव, और कॉशियस भी आ गया नेगेटिव कैटेगरी में। तो इसको हम होल्ड पे रख सकते हैं, हाँ इसको हम होल्ड पे रख सकते हैं।
फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट दोनों ही नेगेटिव है। फ्रस्ट्रेशन मतलब खिसियाहट, रिजेंटमेंट माने कोई दुख, कोई रिग्रेट, तो ये भी नहीं है। तो अब देखो, कॉशियस ऑप्टिमिज्म एंड कंसर्न, मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन एसएससी दे सकता है, क्योंकि सीडीएस में मैंने इस तरह के क्वेश्चन कभी देखा था और मुझे लगा कि ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी नई चीज है और एग्जाम में हमको ये कंफ्यूज कर सकती है। तो जब इस तरह के ऑप्शन आपके पास आ जाएं तो आप इंडिपेंडेंटली तीनों वर्ड को पकड़ो। भले ही एडजेक्टिव है कॉशियस ऑप्टिमिज्म, बट ये कॉशियस तो है ना, मतलब ये टोन मिलेगा हमको। ऑप्टिमिज्म है तो ये टोन भी मिलेगा, और कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा है तो ये टोन भी मिलेगा। कंसर्न एक्सप्रेस करता हुआ दिखाई दिया आखिरी में कि रेट रीशफलिंग का बड़ा वेट किया जा रहा है और इलेक्शन का वेट किया जा रहा है रेट रीशफलिंग के लिए, बट उसको इतनी देर से नहीं करना चाहिए। कॉशियस है कि जो कलेक्शंस हो रहे हैं वो अच्छे हैं कम है वो अलग चीज है, बट कुछ कुछ चेंजेस की वजह से इंप्रूवमेंट भी आ सकता है और इंप्रूवमेंट नहीं भी आ सकता है, ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है, जैसे फेस्टिवल वाली बात बोली गई। वैसे ऑप्टिमिज्म की बात बताई गई कि जो अब पिछले 5 महीने हैं उसमें बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल, भले ही जुलाई अगस्त में थोड़ा सा कम हो गया हो। तो ओवरऑल देखो, मुझे ये ऑप्शन बड़ा अच्छा लगा, उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ये टोन वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। अब थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, क्रक्स क्या है। ठीक है, अब इसका सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है, हम हर ऑप्शन के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में पैसेज में बात हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो होल्ड पे रख लेंगे और अगर नहीं हुई है तो इग्नोर कर देंगे। द बेनिफिट्स ऑफ मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग फॉर बिजनेस, इसके बारे में बात हुई है। इसके बारे में बात ये हुई है कि मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग से जीएसटी रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आया है, बट इसके बेनिफिट्स की ओवरऑल बात हुई है। तो अगर इतने की बात करें, इतने की बात हुई है, बट ओवरऑल बेनिफिट्स के बारे में पूरे पैसेज में बात हुई है क्या, नहीं। अगर कोई लाइन एक दिया हुआ है इस पैसेज में जिसके बारे में टाइटल या थीम के क्वेश्चन में मिल जाए आपको, उसका ये मतलब नहीं है कि वही ओवरऑल मेन आइडिया, वही सेंट्रल आइडिया हो जाता है। जब ऐसा हमें मिल जाए तो हमें क्या करना होता है कि हमें पैसेज में अलग अलग एस्पेक्ट पे समझना होता है कि अगर ये लाइन हम पैसेज के किसी भी एस्पेक्ट में फिट बैठाएं तो क्या रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लो ये वाली बात जो है, अगर हम फर्स्ट पैसेज के एकदम स्टार्टिंग में फिट बैठाएं तो क्या रिलेट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एकदम आखिरी में कराएं जहां पे इलेक्शन के बारे में बात हो रही है, वहां फिट बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो बात होना और उसका मेन आइडियाज रिलेशन में कोई रिलेशन नहीं है, डिफरेंस है, रिलेशन नहीं है। तो ये वाला हम हटा देंगे। चैलेंजेस ऑफ इमीडिएटली सिंप्लीफाइंग द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइंग द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है ना, कि भाई अभी तो 5 चल रहा है, 12 चल, स्पेसिफिकली 5 12 नहीं बताया है, बट अलग अलग रेट्स चल रहे हैं जीएसटी के, तो उसको सिंप्लीफाई करने की बात करी जा रही है। तो हाँ, बात तो हुई है। इमीडिएटली सिंप्लीफाई करने के चैलेंजेस के बारे में बात हो रही है, नहीं। और क्या इसके पूरे पैसेज में इस बारे में बात हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिव सीजन इन टैक्स कलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं कहा कि सिग्निफिकेंट है बड़ा फेस्टिव सीजन का टैक्स कलेक्शन, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात नहीं हुई है। बोला है कि अगर जब फेस्टिव सीजन आएगा तो उसमें इंप्रूव हो सकता है, बस ये बोला है। ग्रोथ एंड ट्रेंड इन जीएसटी रेवेन्यू, जीएसटी रेवेन्यू के ग्रोथ के बारे में बात, और उसमें ट्रेंड क्या होता है उसके जीएसटी रेवेन्यू में, उसके बारे में बात हुई है। हाँ, ये हुई है। अब आप इस वाले को किसी में भी बैठा के ले जाओ, ठीक है, आप फर्स्ट पैराग्राफ में बैठा के ले जाओ तो वहां ग्रोथ के बारे में बात हुई है। सेकंड पैराग्राफ में ले जाओ तो क्रैकडाउन की वजह से ट्रेंड ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद जब हम रीशफलिंग कर देंगे, उसकी रिजेक्ट कर देंगे, तो उसमें फिर भी ट्रेंड का चेंज आएगा। तो इसको हम फिट बैठा सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, हाई इन्फ्लेशन का कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट होता है। हाई इन्फ्लेशन एनकरेज करता है स्पेंडिंग को, कि भाई महंगाई बढ़ गई है, आप और पैसे खर्चा करो, वो भी किस पे, लग्जरी आइटम पे। इसका तो जस्ट उल्टा कहा है। हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड स्पेंडिंग ऑन एसेंशियल गुड्स, हाई इन्फ्लेशन जो होता है वो स्पेंडिंग को कम करवा देता है एसेंशियल गुड पे। हाँ, कुछ इसकी बात तो हुई है, तो इसको वेट कर लेते हैं। हाई इन्फ्लेशन हैज नो इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इन स्पेंडिंग, ऐसा भी नहीं है। फिर हाई इन्फ्लेशन प्रॉम्प्ट्स कंज्यूमर टू सेव मोर। अब ये चीज देख लो, क्या महंगाई बढ़ने से कंज्यूमर यानी कि आम जनता, हम लोग जो सामान खरीदते हैं, क्या हम सेव करने के गोल पे आ जाते हैं। अब पैसेज में इसके बारे में नहीं लिखा है, अब कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने मन में देख के कि हमारे हिसाब से तो सही है ये, बट पैसेज में नहीं लिखा ना। पैसेज क्या है, पैसेज तो हमारा भगवान होता है,
तो पैसेज में अगर नहीं लिखा है तो हम नहीं मानेंगे, तो हमारा एक ही ऑप्शन सही बच जाता है कि वो एसेंशियल गुड्स तक में भी सेविंग कर लेता है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रोल ऑफ मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग इन जीएसटी कलेक्शंस। जीएसटी कलेक्शंस के रिगार्डिंग हम क्या ऐसा निकाल सकते हैं पैसेज के थ्रू, किस चीज के बारे में, मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग के बारे में, जैसे कि हमने सेकंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में पढ़ा था। मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग हैज ऑलरेडी लेड टू अ विजिबल इंक्रीज इन जीएसटी कलेक्शन। क्या ऐसा कह रहा है कि मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग है उसके जो उसकी वजह से जो इंक्रीज हुआ जीएसटी कलेक्शन में वो हमें ऑलरेडी दिखने लगा है? तो ऐसा नहीं है, वो कह रहा है कि हमें अगले मंथ से दिखने लग सकता है। द इफेक्ट्स ऑफ मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग विल बी अपैरेंट इन द नियर फ्यूचर, कि उसका क्या आउटकम है हमें नियर फ्यूचर में मिल जाएगा, यानी कुछ दिनों बाद ही समझ में आ जाएगा। हाँ ये तो बोला है, इसको टिक कर लेते हैं। मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग हैज नॉट हैड एनी इम्पैक्ट। जब पता ही नहीं है कि अच्छा इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया है, तो हम कैसे कह दें कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, तो इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। द पैसेज डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट मैंडेटरी इनवॉइसिंग। क्या मैंडेटरी इनवॉइसिंग के बारे में बात हुई ही नहीं है? ऐसा भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाता है। What does the phrase salutary effect of mandatory invoicing imply in the passage? तो salutary effect का मतलब क्या है? salutary मतलब beneficial, beneficial effect असर किस चीज का? इनवॉइसिंग के मैंडेटरी होने का। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग ऑन द फेस्टिव सीजन, फेस्टिव सीजन से रिलेशन नहीं है ई इनवॉइसिंग का। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज तो है नहीं। बेनिफिशियल आउटकम, हाँ ये हो सकता है। फिर चैलेंजेस पोज्ड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग, चैलेंजेस की बात नहीं हो रही है। तो ये ऑप्शन जो है बेनिफिशियल आउटकम ऑफ ई इनवॉइसिंग ऑन जीएसटी रेवेन्यूज, तो ये हो जाएगा। तो यहां देखो, यहाँ फेस्टिव सीजन पे था, यहाँ जीएसटी रेवेन्यूज पे था, तो ये तो गलत है, ये वाला सही। नेक्स्ट, क्रैक डाउन ऑन इवेजन एंड फेक रजिस्ट्रेशन से क्या कहना चाह रहा है ऑथर? डिक्रीज इन जीएसटी रेवेन्यू ड्यू टू स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट। क्रैकडाउन क्या है? स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की बात हो रही है कि जो भी नियम कानून है उसको और कड़ाई से इंप्लीमेंट करवाया जाए, तो उसको क्रैकडाउन कहते हैं यहाँ पे इस पैसेज के सेंस में। तो उसकी वजह से डिक्रीज हुआ जीएसटी रेवेन्यू में, ऐसा भी नहीं है। सक्सेसफुल एफर्ट टू प्रिवेंट टैक्स एवेजन एंड फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन, जो डायरेक्टली लिखा हुआ पैसेज में फैक्चुअल हो गया। कंट्रोवर्शियल पॉलिसी ऑफ टारगेटिंग बिजनेस अनफेयरली, कोई बात नहीं हुई है। इंक्रीज इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, तो बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियमैटिक एक्सप्रेशन टर्न द स्पॉटलाइट ऑन मीन इन द पैसेज? स्पॉटलाइट को ऑन कर देना। स्पॉटलाइट क्या होता है? स्टेज पे जब एक्टर्स एक्टिंग कर रहे होते हैं उन पे स्पॉटलाइट मारी जाती है, केवल वो ही दिखाई दे, यानी कि ध्यान उधर आकर्षित करना। टू शाइन अ लिटरल स्पॉटलाइट ऑन समथिंग, जी नहीं, ये तो इडियम है। इडियम कभी लिटरल नहीं होता, मेटाफोरिकल होता है। फोकस अटेंशन और स्क्रूटिनी ऑन अ स्पेसिफिक इशू, कहीं पे अटेंशन ले जाने की बात हो रही है। स्विच ऑफ स्पॉटलाइट, बिल्कुल भी नहीं। डिसरिगार्ड कर देना किसी इंपॉर्टेंट मैटर को, ये भी नहीं कह रहा है, तो बी हमारा परफेक्टली सही आंसर हो जाता है। व्हाट इज इंप्लाइड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर? कि जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर देने से उसका क्या पोटेंशियल, उसका क्या नतीजा बाहर आएगा, ऐसा क्या इंप्लाई किया पैसेज में? कि वो अंडरवे है, सिंप्लीफिकेशन जो है अंडरवे, यानी कि अभी हो रहा है, ऐसा नहीं अभी हो रहा है। इज अ प्रायोरिटी फॉर पॉलिसी मेकर, क्या वो प्रायोरिटी है पॉलिसी मेकर की? अभी बिल्कुल भी नहीं है, वो कह रहे हैं अगले साल करेंगे जब इलेक्शन आएगा। अनलाइकली टू हैपन सून, हाँ एक साल बाद होगा, यानी पास में तो नहीं है। अनलाइकली है कि अभी तुरंत ही हो जाएगा। डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है, तो एक ही हमारा पैसेज से रेलिवेंट बनता है, वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, based on the passage what can be inferred about the current state of GST revenues in 23-24, कि अभी करंट स्टेट ऑफ जीएसटी रेवेन्यू क्या है, इसके बारे में क्या पैसेज मिलेगा? जीएसटी रेवेन्यू हैव कंसिस्टेंटली ग्रोन एट अ हाई रेट थ्रू आउट द ईयर। क्या ऐसा है कि हाई रेट थ्रू आउट द ईयर बढ़ा है? तो इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाई रेट पे थ्रू आउट द ईयर बढ़ा है। उसने बताया है कि अप्रैल में काफी हाई रेट पे बढ़ा है, उधर जुलाई और अगस्त में थोड़ा स्लो हो गया, तो ये गलत हो जाता है मेरे हिसाब से। GST revenues have experienced fluctuations with a recent slowdown. फ्लक्चुएशन हुए हैं, हाँ, अप्रैल में बढ़ा, मई जून में नॉर्मल था, फिर जुलाई अगस्त में थोड़ा स्लो हो गया, फ्लक्चुएशन हुआ, ऊपर गया नीचे गया, तो ये हो जाएगा। GST revenues have stayed steady, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, फ्लक्चुएशन हुआ है। Have reached a record high in the first 5 months, हाँ, पहला स्टेटमेंट ही यही है पैसेज का, पढ़ लेना,
तो 2 और 4 सी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट समराइजेस द थीम ऑफ द पैसेज। थीम क्या है, वही हमें सेंट्रल आइडिया ढूंढ के आना है और उसके थ्रू एक टाइटल फ्रेम करना है। देखें, फेस्टिव सीजन और टैक्स रेवेन्यू हिंदुस्तान में बिल्कुल भी नहीं। ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया, हाँ इसके बारे में बात हो रही है। थीम वाले क्वेश्चन में देखा है आपने। इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, बात नहीं हुई। और इम्पैक्ट ऑफ मैंडेटरी इनवॉइसिंग, इसके बारे में बात हुई है बट टाइटल नहीं हो सकता। आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे कि नहीं, और कितने सही कर पाया मुझे ये जरूर बताना कमेंट करके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।